पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉ, चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लास डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस, कुछ डिफरेंसेस हम रीड करते हैं जो कि आपको मेरे ख्याल से ऑलरेडी समझ में भी आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों मैं मीनिंग रीड करने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, वॉइड क्या होता है? वॉइड जिसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वॉइडेबल जिसमें एक पार्टी के कहने पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक दूसरी पार्टी उस पर कंसेंट ना दे, या वो चाहे तो उसको वैलिड भी कर सकती है और वॉइड भी कर सकती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। मीनिंग वॉइड की, अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सिबिलिटी, पहले वैलिड था, अचानक उसने अपनी एनफोर्सिबिलिटी को खत्म कर दिया बाय लॉ, बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। वॉइडेबल क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वहां पर था सीज टू एनफोर्सिबिलिटी, यहां पर क्या है? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, इज अवॉइडेबल। यानी एक के कहने पर वैलिड या वॉइड हो सकता है, दूसरे के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है वॉइडेबल। कॉजेज, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टी। जबकि वॉइडेबल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वाज नॉट फ्री। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। जबकि if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of a contract। बच्चों एक लिमिट तक का टाइम आपको मिलेगा कि उसको वॉइड या वैलिड करने का। अगर आपने उस टाइम में उसे अडॉप्ट नहीं किया तो सेकंड पार्टी उसको परफॉर्म करने के लिए आपके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकती है। अब मैं बात करता हूं राइट्स की। A void contract does not grant any right to any party। जबकि the voidable contract की अगर मैं बात करूं आपसे, the party whose consent does not free has a right to resign the contract। यानी एक पार्टी का पूरा राइट होता है, जबकि void में किसी का कोई राइट नहीं होता। चलिए अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अभी हमने किसके अकॉर्डिंग किया था? एज पर वैलिडेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज पर फॉर्मेशन। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एक्सप्रेस में क्या होता है? बोल के या लिख के अपनी बात ऑफर देना और उसके थ्रू उसे एक्सेप्ट करना, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द बेस्ट एंड बेसिक फॉर्मेशन फंडामेंटल, जिसमें हम बोल के अपनी बातों को दूसरे को सुनाते हैं और वो दूसरा बंदा उन बातों को सुन के हमारे उस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो बोले या लिखे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इंप्लाइड क्या होता है बच्चों? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें पार्टियां बोलती नहीं है, कुछ एग्जीक्यूट करती हैं और दूसरा पर्सन उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, दैट्स कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं तो एक बढ़िया एग्जांपल अगर मैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का देखूं तो हम कह सकते हैं, एक अच्छा एग्जांपल अगर हम इसका देखें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें ना मतलब ना तो बोला जाता है और ना एक्सेप्ट किया जाता है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर जैसे गाड़ियां होती हैं, आपने अगर देखा होगा दिल्ली या मुंबई में, गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो जब वो गाड़ी बस स्टॉप पे रुकती है ना, तो कंडक्टर कभी भी ये नहीं चिल्लाता आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऐसा कोई ऑफर नहीं देता। और दूसरा, जो भी पैसेंजर होता है अगर वो गाड़ी में बैठ गया तो उसको टिकट लेना पड़ेगा,
वो ये नहीं कहेगा अरे भाई तुम्हें मैं पैसे क्यों दूं, क्या तुमने मुझे ऑफर दिया था कि हाँ मेरी गाड़ी में बैठ। जब तुमने मुझे ऑफर ही नहीं दिया और मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो व्हाई शुड आई पे यू द कंसिडरेशन अगेंस्ट दिस। मतलब दैट्स कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी रुकी, आप बैठे, अब तो पैसा देना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला नहीं जाता, लेकिन अगर आपने वो कंडक्ट कर दिया, वो इवेंट कर दी, वो एग्जीक्यूशन कर दी, देन यू हैव टू पे, या वो एक एग्रीमेंट बन गया, कंसिडरेशन होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, मैं रीड कर रहा हूं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट come into existence by implication. Most often the implication is by law and or by action. I think बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई हो। बच्चों आगे आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं ना, तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल एक डिफरेंस होता है। इम्प्लाइड के अंदर हम जैसे लोगों का कम्युनिकेशन होता है, और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी एक मशीन होती है जो शांति से काम को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम, आप एटीएम कार्ड को लेकर के मशीन के सामने जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि एटीएम मशीन में आ गया और मेरा नाम ये है। वो कहती है मशीन बिल्कुल आ जाइए, आपका स्वागत है। एटीएम मशीन मुझे 2000 रुपए चाहिए, वो कहती है ठीक है 2000 रुपए मैं आपको देती हूँ। ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, सिंपल आप कार्ड को लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, पैसा निकालते और चले जाते। दैट्स कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंस। Tacit contract are those that are inferred through the conduct of parties without any word spoken or written. A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawal by a customer from a bank from the automatic teller machine, that is ATM. I think बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा इसका फर्स्ट था एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल सही होता है। दूसरा इम्प्लाइड, जिसमें कि आप जो करते हैं वो बताता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। आपका कंडक्ट यानी कि उसमें बोला नहीं जाता, बट इशारों में एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस बोलती है कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड टैसिट, एंड फोर्थ होता है बच्चों कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। पता है बच्चों, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर लॉ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। लॉ मजबूर करता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाता हूं। सपोज कीजिए अगर कोई पर्सन सड़क पर जिसका एक्सीडेंट हो गया, आप उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके ऊपर कुछ खर्च करते, तो आपका राइट बनता है, जो कि लो आपको देता है, कि आपने जो उसके ऊपर खर्च किया वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। वो चाहे माइनर हो, वो चाहे मेजर हो। ये नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो कहे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अच्छा ठीक है, तुम ऑफर दे रहे हो मुझे बचाओ, तो देखो मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करके। नो, ऐसी ड्रामेबाजी नहीं होती। अगर किसी का एक्सीडेंट है तो सामने वाला उसे उठाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, एडमिट कराएगा, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएगा। जो खर्चा हुआ अगर उसने कर दिया तो कोर्ट आपको वो पैसा दिलवा देगी। दैट्स कॉल्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोर्ट ने बोला हुआ है कि ये ऑब्लिगेशन आपका होगा, चाहे आप कुछ बोले ना बोले, कंडक्ट हो ना हो। दैट्स कॉल्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेमी कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाय द एनफोर्समेंट ऑफ द कोर्ट। या एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको किसी का सामान अगर सपोज कीजिए गिर गया है, आपने उठाया, आपने एड्रेस देखा, एड्रेस उसका लिखा हुआ है मुंबई का, आपने मुंबई उस सामान को कोरियर किया। कोरियर करने में आपके 10,000 रुपए, 5,000, 4,000, 2,000 कुछ भी खर्चा हो गया, तो यू हैव अ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। अदरवाइज आपने वो सामान लिया, आप ढूंढते ढूंढते, बहुत महंगा सामान था, ज्वेलरी थी, आपने उसको ढूंढा, आपके 15-20 हजार रुपए खर्च हो गए, आप सीधे मुंबई गए कि भाई आपका 10 लाख का सामान है, मैंने 25,000 खर्च कर दिए, कोई बात नहीं, लीजिए आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लीजिए और मेरे 20,000 रुपए दे दीजिए। दिस इज योर राइट टू रिकवर दैट अमाउंट। जो भी कुछ आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको ढूंढने में और उसको वो सामान पहुंचाने में, तो वो आप रिकवर कर सकते हैं। अगर वो नहीं देता, आपका राइट है कि आप उसको ज्वेलरी ना दें।
जब तक आपका पैसा वो नहीं दे देता है। सेल करके आप अपना पैसा ले, बाकी का पैसा उससे वापस कर दे। ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपको जो राइट मिलता है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट it resemble a contract. It is created by law under certain circumstances. The law create and enforce legal right and obligation when no real contract exists. I think आपको समझ में आ गया होगा। Such obligation are known as quasi contract. I think बच्चों इसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ गए होंगे। एक होता है बच्चों ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? बेसिकली आजकल ई कॉमर्स का जमाना आ गया है, तो इसलिए ये ई कॉन्ट्रैक्ट को इजाद किया गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स इनटू बाय टू और मोर पार्टी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच अ ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी आपसे पहले बोला। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू, साइबर के थ्रू, तो वो सारे के सारे ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिवेल करते हैं। आई थिंक बच्चों कोई आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर बच्चों मैं आपके साथ में परफॉर्मेंस की बात करूं तो बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बच्चों एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल। बच्चों एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस अपने आप में बता रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने अपने हैंड पर खत्म कर दिया, दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो अंडर प्रोसेस है, अभी खत्म नहीं हुआ है, दोनों में से या तो एक पार्टी प्रोसेस में या दूसरी पार्टी प्रोसेस में या दोनों पार्टी अंडर प्रोसेस में है, इसीलिए एग्जीक्यूटरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस 2 पार्ट है। नंबर 1 executed, number 2 executory, executed which have been performed, executory which is under process। और अगर मैं executory की बात करूं तो that is divided in further 2 parts, number 1 unilateral and number 2 bilateral। चलिए बच्चों मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करता हूं executed। बता तो सब कुछ चुका हूं, अब केवल रीडिंग करने जा रहा हूं मैं। executed contract, the consideration in a given contract could be an act or forbearance where the act is done or executed or forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract। यानी परफॉर्म हो चुका, that's called executed contract। Second is executory contract। In a executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contract। There are 2 kinds of executory contract, number 1 unilateral and number 2 bilateral। अब सर ये यूनिलेटरल क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है? बच्चों यूनिलेटरल में होता है एक पर्सन कर चुका है, दूसरे को फ्यूचर में करना है। जहां पर एक के हैंड पे परफॉर्मेंस बाकी है दैट्स कॉल्ड यूनिलेटरल, और जहां दोनों के हैंड में परफॉर्मेंस बाकी है दैट्स कॉल्ड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। Unilateral contract is a one-side contract in which one party has performed its duty or obligation and the other party's obligation is outstanding, that's called unilateral। and बच्चों bilateral क्या होता है? A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on a part of both the parties, that's called bilateral। I think बच्चों आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बच्चों आपको पता ही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इलीगल, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इलीगल में इम्प्रिजनमेंट है और जिसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं वो वॉइड है।
और ये बात कर रहा है बच्चों एग्रीमेंट की, ये कॉन्ट्रैक्ट तक जाता ही नहीं है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट पनिशमेंट में क्या है, जेल, वो हो जाएगा इलीगल एग्रीमेंट। जहां पर पनिशमेंट में जेल नहीं है वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। स्कोप, a void agreement is not necessary illegal but an illegal agreement is always void, यानी कि void में जेल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो जेल जा रहा है तो void है ही है। Nature, not forbidden under law are forbidden under law. Punishment, party are not liable for any punishment, जबकि party to legal agreement are liable for punishment. And collateral agreement, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may also valid also, मतलब कि हो सकता है। और जबकि अगर मैं बात करूं आपसे, एग्रीमेंट कोलेट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड। बच्चों ये सिंपल सी बात कह रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोलेट्रल का मतलब होता है सब्सिडरी, यानी कि अगर मैं कोई चीज वॉइड कर रहा हूं, वॉइड काम के लिए मैंने अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो उसका कोलेट्रल वॉइड हो ये जरूरी नहीं है, उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो वही होगा। लेकिन अगर मेरा मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो मेरा कोलेट्रल एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, वो या तो वॉइड रहेगा या इलीगल। यानी कि अगर मेरा मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलेट्रल का जो अस्तित्व है वही रहेगा। अगर मेरा मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो मेरा कोलेट्रल वैलिड कभी नहीं हो सकता, वो या तो वॉइड होगा या फिर इलीगल होगा। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।